नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक सामाजिक कहानी है, तिरस्कार। नेहा सजी सवरी अपनी भाभी के कमरे में बैठी हुई थी। आज पापा जी ने सख्ती से कह दिया कि नेहा आज ऐसे रंग की साड़ी पहने जिसमें उसका रंग निखरा सा लगे, क्योंकि पिछली बार जब लड़के वाले आए थे तब उसको सलवार सूट में ही दिखा दिया गया था, जिसमें लड़के ने साफ मना कर दिया और कहा कि नेहा मोटी लग रही है। नेहा, वो लोग आ गए। भाभी चहकते हुए कमरे में आई। सुनकर नेहा की दिल की धड़कन और चेहरे की उदासी दोनों ही बढ़ गई, क्योंकि ये तीसरी दफ़ा है उसको इस तरह से सजाकर लड़के वालों के सामने प्रस्तुत करने की। सबका हाल बुरा था। दादी ने तो गणेश जी से मन्नत मांगी थी कि आज अगर उनकी पोती पास हो गई तो 1.25 कुंतल लड्डुओं का प्रसाद बांटेंगी। और माँ ने साईं बाबा का उपवास भी रखना प्रारंभ कर दिया। साथ ही पिछले सोमवार से नेहा ने भी 16 सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया था। दादी ने तो लड़का भी देखने आया अच्छा मोटा काला सा था, लेकिन अच्छा कमा रहा था। जब फोटो देखकर माँ और नेहा की छोटी बहन ने मुंह बिगाड़ा तो दादी ने फटकार लगाना शुरू कर दिया। लड़के तो जैसे भी हों, काले गोरे मोटे पतले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस संस्कारी और कमाऊ होने चाहिए। ये सुनकर नेहा के मन में सवाल आया कि पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की तो वो भी है, क्या वो अच्छी नहीं है? क्यों समाज द्वारा दोहरे मापदंड बनाए गए हैं लड़के के लिए और लड़कियों के लिए? लड़के की माँ और बहन भी आई थी, जो बातचीत से होशियार मगर देखने में ठीक ही ठाक थी। उनका देखकर पूरे घर की जान में जान आई कि चलो ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं, पर नेहा को पास जरूर कर देंगी। पानी पीने के बाद सभी ने पेट भर के नाश्ता किया और मिठाई शहर के नामी हलवाई के यहाँ से मंगवाई गई। नेहा को भीतर ही भीतर बहुत बुरा लग रहा था। दादी पापा से कह रही थी, जैसे भी हो वो रिश्ता कर ही देना, अपने सिक्के में ही दोष है, भला परखने वाले का क्या दोष? खुद के सिक्कों को खोटा कहना, ये सुनना नेहा को भीतर तक उसके अस्तित्व को झकझोर गया। दादी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? दीदी में क्या कमी है? हर काम में तो परफेक्ट है, फिर भी। छोटे भाई रजत ने गुस्सा करते हुए कहा, अरे चुप हो जा तू। तू क्या देखता नहीं, ऐसी मोटी और काली लड़की से कौन विवाह कर पाएगा? अरे दीदी जैसी ही हो गई तो? रजत ने गुस्से में कहा, अरे जा यहाँ से। दादी ने रजत को फटकार के भगा दिया। वो बुदबुदाता हुआ चला गया। दादी ने अपनी छड़ी दीवार से टेक दी और पापा से कहा, ये रिश्ता होना जरूरी है। बड़ी मुश्किल से उनकी भतीजी, जो लड़के वालों के शहर में रहती है और लड़के की दूर की मामी लगती है, उन्होंने करवाया है। हाँ अम्मा, मगर किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। और लड़के वालों का पता नहीं कितने भाव बढ़े हुए हैं, सबके रेट फिक्स हैं। पता नहीं क्या करेगा इस दुनिया का। पापा ने परेशान होते हुए कहा, आज कर रहा है तू बड़ी बड़ी बातें, मगर योगेश की शादी वक्त तूने खूब नखरे दिखाए थे। बहू के मायके वालों को भूल गया क्या? वो भी तो खूबसूरत थी। अरे माँ, कहाँ आप भी गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए बैठ गई? तुझे गड़े मुर्दों से डर लगता है तो ऐसे काम ही क्यों करते हो? गायत्री देवी ने गुस्से में कहा। गायत्री यार, तुम भी, मैं भी तो बड़ा परेशान हूँ। हाँ, सबको अपनी परेशानी ही बड़ी लगती। लड़की का बाप बनते ही लाचारी और लड़के का नंबरदारी। वाह रे वाह समाज। दादी अब ज़्यादा ही आक्रामक हो चली थी, लेकिन गायत्री देवी ने दोनों को चुप कराया। देख, लड़के वालों को लालच दे दे, 1-2 लाख रुपए उनकी हैसियत से ज़्यादा होगा तो बात बन जाएगी। दादी ने फुसफुसाते हुए कहा, हाँ रजत की शादी में वसूल कर लेना। गायत्री देवी ने पति पे व्यंग तीर छोड़ा। यह सुनकर उनकी त्योरियाँ चढ़ गई। पापा, वो लोग नेहा को बुला रहे हैं, योगेश ने भीतर आकर कहा। इस बार नेहा को फेल कर गए तो बड़ी जगहसाई होगी। दादी ने चिंता जाहिर की। नेहा की धुकधुकी दोगुनी हो गई थी। वो बहुत घबरा रही थी। भाभी ने उसके सिर पे हाथ फेरा और कहा, दीदी आप घबरा रही हो, मुझे भी डर लगा था जब आप सब लोग हमें। इसी बीच दादी आ गई और बोलने लगी, हाँ, अब अपनी आप बीती मत सुनाओ, जाओ भी इसको लेकर। दादी ने भाभी की बात को बीच में ही काट दिया। नेहा सर झुकाकर चुपचाप जाकर बैठ गई थी। सर्दी के मौसम में भी उसके माथे पे पसीना आ गया था। सभी उसकी ओर घूर रहे थे और आपस में इशारेबाजी भी कर रहे थे। देखने आई तमाम महिलाएं अध्यापक, या यूं कहा जाए हस्ताक्षरकर्ता बन चुकी थी। उन्होंने सबसे पहले चूल्हे चौके के बारे में बात करने लगी। कौन सी डिश बना लेती हो? सिलाई कढ़ाई बुनाई से लेकर कंप्यूटर तक, ढोलक से लेकर डांस, हारमोनियम और तबला तक सबके बारे में पूछ लिया कि आता है कि नहीं। लग रहा था मानो उनको बहू नहीं, चलता फिरता रोबोट या काम वाली चाहिए थी। लड़के का मुंह लड़की को देख कर पहले से ही थोड़ा सा बिचका हुआ था। पहले से ही शक्ल भालू जैसी थी, अब तो लंगूर भी लपेट लिया गया। अरे भाई, मिठाई खिलाइए। आनंद जी, नेहा पसंद है। दादी की भतीजी को देखकर हंसकर सभी देखते हुए बोले, देखिए इन्होंने कहा था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए रिश्ता तो कर रहे हैं, मगर जो तय हुआ है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दीजिएगा। वो क्या है ना, हमारे बेटे के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। अरे भाई, बैंक में बाबू है बाबू। लड़के के पिता ने बेहद बेशर्मी से कहा, हाँ, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
पापा ने खुश होते हुए कहा। आखिर नेहा की शादी हो ही गई। पापा ने पानी की तरह पैसा बहाया। कुछ लोग कह ही रहे थे कि लड़की ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, इसीलिए इतना दिखावा किया जा रहा है। भाभी बाहर आ जाइए, आपको कोई देखने आया है। भैया के दोस्त विमल और उनकी पत्नी रंजना आई हैं। छोटी ननंद पाकी ने भीतर से आकर कहा तो नेहा की तंद्रा भंग हो गई। वो एकदम से उठी और उठकर साड़ी ठीक करने लगी। भाभी जी जरा अच्छे से मेकअप कर लेना, रंजना भाभी बहुत खूबसूरत है। पाकी ने थोड़ा सा नाक सिकोड़ते हुए कहा। सुनकर नेहा को अजीब सा लगा। पूरा घर दहेज के सामान से भरा हुआ था। देखकर नेहा को बुरा भी लग रहा था कि उसके पापा ने इतनी मेहनत से अपनी कमाई जमा पूंजी से इन लोगों का घर भर दिया और यहाँ के माहौल बहुत ही भारी है। ऐसा लग रहा था कि कोई खुश नहीं है। अभी पिछले महीने तो बैंक का एग्ज़ाम दिया है और अभी रिजल्ट आना बाकी है। सोच रही थी पता नहीं आगे क्या होगा। खैर वो तैयार होकर ड्राइंग रूम में आ गई। उसकी सास ने पहले से ही सफाई देना शुरू कर दिया। भाई हमारी बहू तो थोड़ी सावली है। बाकी तो कहती थी कि रंजना भाभी जैसी भाभी लाना, हमारी जैसी बात, मगर बात जमी नहीं। इन्हीं को आना था यहाँ किस्मत में। सास ने नेहा की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे सुचित्रा तू? रंजना ने आश्चर्य से नेहा का हाथ पकड़ते हुए कहा तो नेहा भी खुश होकर उससे लिपट गई। सभी आश्चर्य में पड़ गए। तुम जानती हो इनको? विमल ने पत्नी से आश्चर्य से पूछा। हाँ भाई, एमकॉम मैंने और सुचित्रा ने एक ही कॉलेज से तो किया है। मगर क्या? सब एक साथ बोले। ये टॉपर थी और मैं पासिंग मार्क्स लाने वाली ही थी। और देखो इतना अच्छा नाम बदल के सुचित्रा क्यों रख लिया? लेकिन रंजना ने ठहाका लगाते हुए कहा। नेहा मुस्कुरा कर बस रह गई। तब ससुराल वालों की मर्जी थी कि सुचित्रा ओल्ड फैशन नेम है, इसलिए कई बार नेहा को कोई जब आवाज़ देता है तो वो भूल जाती है जवाब देना। तभी घर पे लगा लैंडलाइन फ़ोन गनगना उठा। हाँ भाभी आपका फ़ोन है। पाकी ने नेहा को बुलाया। हाँ भैया नमस्ते। क्या? सच? मैं बहुत खुश हूँ भैया। नेहा चिल्ला पड़ी। वो भूल गई कि वो ससुराल में आ चुकी है। सब चौंक गए। क्या हुआ? कोई सलीका नहीं है ससुराल में रहने का? उनकी बात सुनकर रंजना भी थोड़ा सकपका गई। वो मम्मी जी मेरा बैंक में नंबर आ गया है, वो भैया कह रहे थे। अच्छी बात है, तो इसमें कूदने की क्या आवश्यकता है? यहीं से ज्वाइनिंग करवा लेना, सुबह को काम निपटा के चली जाया करना। सास ने मुंह बिगाड़ के कहा। जी जी मुबारक हो नेहा। ही सुचित्रा, आखिर तुमको तुम्हारी मंजिल मिल ही गई। रंजना नेहा को गले लगाते हुए बोली। सुबह से कमरे में ना झांकने वाला सुलभ यानी उसका पति भी पास में ही आकर बैठ गया, क्योंकि अब तो उसे दोनों हाथों में लड्डू महसूस हो रहे थे। इतना सारा दहेज भी मिल गया था, ऊपर से कर में कमाऊं, घर के कामों में दक्ष बीवी भी मिल गई, ताना मारने में उसकी सावली सूरत। लेकिन अब नेहा मन ही मन निश्चय कर चुकी थी कि ईंट का जवाब अब पत्थर से देना मुझे आ चुका है। इतनी ही बुरी थी तो इन लालचियों ने शादी ही क्यों की? अब उसके चेहरे की चमक बढ़ चुकी थी और वो आत्मविश्वास के साथ सबके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी थी और जवाब दे भी रही थी, क्योंकि अब उसका दिल उन लोगों द्वारा दिए गए तिरस्कार से भर उठा था और उसे पता था कि अब अपना सम्मान पाने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।